हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए मैं पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए जो जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर प्रैक्टिस सेट हैं, दोनों करवा रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन लेके आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट ना छूटे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट CDP का पोर्शन है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्ग्राफिया रिलेटेड है। जो डिस्ग्राफिया है वो किससे रिलेटेड है? डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड होता है। जिसको राइटिंग डिसेबिलिटी होती है उसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ये एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। जो अक्षर होते हैं या आकार होते हैं, फिगर होते हैं, उनको बनाने में कठिनाई होगी। न्यूरोलॉजिकल ये डिसऑर्डर है। राइटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और डिसलेक्सिया बोलते हैं जिसको रीडिंग से दिक्कत हो, रीडिंग डिसेबिलिटी हो तो उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। और अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो डिसकैलकुलिया बोलते हैं। और अगर भाषा से दिक्कत हो तो उसे बोलते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया नहीं, अफेजिया बोलते हैं। ठीक है, अफेजिया बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने के का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? जो गिफ्टेड जो है चिल्ड्रन होते हैं उनको शिक्षित करने का उपागम, उन्हें जो असामान्य रूप से तीव्र गति से उनका जो करिकुलम है उनको आगे बढ़ाता है, इसे बोलते हैं गतिवर्धन। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। एक्सीलरेशन त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, कोई टीचर मान लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम के लिए कार्य कर रहा है, इसमें क्या होगा? पाठचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही है। जो करिकुलम है उसमें क्या करना है? अनुकूलन करना है, अडेप्टेशन क्रिएट करना है। सेकेंड है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। जो डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव होते हैं उन्हें शामिल करना है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला भी सही है, सेकंड वाला भी है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखिए, ये गलत है, निगेटिव टैग वर्ड है, बाधा के रूप में नहीं देखना है। डाइवर्सिटी जो होता है उसे ऑब्स्टेकल के रूप में नहीं देखना बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है डाइवर्सिटी को। तो थर्ड वाला फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें अनुकूलन भी करना है, विविध दृष्टिकोण को भी शामिल करना है। और जो टीचर होते हैं वो अपने टीचिंग मेथड पे भी ध्यान दें कि वो उनका टीचिंग मेथड सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शैशव अवस्था में सामाजिकरण की जो सोशलाइजेशन होता है शैशव अवस्था में, फिर रिक्त स्थान दिया है, इसमें भरना है। संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। जो शैशव अवस्था होता है उसमें सोशलाइजेशन का जो होगा मीडियम वो प्राइमरी मीडियम होगा। और जो ये बाल्यावस्था होता है इसमें जो सोशलाइजेशन का मीडियम होता है ये सेकेंडरी होगा, माध्यमिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण का जो पहला लेवल कौन सा होता है, तो वो होता है प्राथमिक कारण। सामाजिकरण का पहला जो चरण ही स्टार्ट होता है वो प्राइमरी स्टेज से होता है, फिर मिडिल स्टेज आता है। और प्राइमरी स्टेज पूछा जाता है कि कौन सा होता है, तो वो होता है फैमिली, परिवार बोलते हैं जिसे। फिर सेकंड में क्या आ जाता है? मीडिया आ जाता है और बाहरी दुनिया आ जाती है, पास पड़ोस, स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाला, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की का नाम आया तो मैं आपको बता दूं ये सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज से रिलेटेड है। इन तीनों चीज़ों की कहीं भी जिक्र हो तो लेव वाइगोत्स्की आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक परिभाषा को भाषा को प्रभावित करते, बिल्कुल। जो सोशलाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं? लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें बोला है संज्ञानात्मक को नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुगम बनाता है। फिर देखते हैं, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र नहीं होते, इंटरेक्शन वाली चीजें होती हैं। भाषा का विकास और संज्ञानात्मक विकास, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, दोनों एक दूसरे के। कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड होता है, ये संज्ञान होता है। और भाषा जब तक माइंड इसमें क्रिएटिव नहीं होगा, संज्ञान वाली चीजें नहीं आएंगी, वो तब तक नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही है। जब भाषा विकास हो जाएगा, जो संज्ञानात्मक विकास होंगे, भाषा आप पढ़ पाएंगे तो जो और भी नॉलेज जो होंगे उनको आप गेन कर पाएंगे। इसलिए भाषा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो क्या करता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्थाएं इन्होंने दी थी, जिसे 3 स्टेज इन्होंने बताया था।
जिसको और एक-एक स्टेज को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जो आज्ञा दंड आता है फर्स्ट स्टेज में आता है, समाजीकरण वाली चीज़ें लास्ट वाले थर्ड वाले स्टेज में आती हैं। चलिए देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए अच्छे तरीकों, ये समाजीकरण वाली चीजें हो रही है, किसमें होंगी? कन्वेंशनल लेवल में। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कथन है, फिर कारण दिया है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल को, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उनके जो स्किल्स होंगी, अगर वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो क्या होगा? विकसित करने में मदद करता है, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कारण क्या बोला है? सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ए आर, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक ऑफ लर्निंग होता है, एक फॉर लर्निंग होता है। ऑफ लर्निंग का मतलब असेसमेंट, ऑफ लर्निंग का मतलब होता है जिसमें असेसमेंट के बारे में, मतलब जो लर्निंग होता है इसमें केवल आकलन वाली चीज़ों के बारे में सीखना। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, मतलब लर्निंग कैसे करना है, सीखने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ये सब चीज़ें असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। लर्निंग वाले प्रोसेस में चल रहे होते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ये लास्ट में होता है, और ये चीज़ें बीच में पढ़ाते टाइम ही चल रही होती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत, ये गलत है, लेवलाइजेशन नहीं करना, कैटेगराइज नहीं करना है। फिर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ग्रेड देना, ग्रेड वगैरह निगेटिव टैग वर्ड है, मैं टैग वर्ड पढ़ाई हूँ, देख लीजिएगा। विद्यार्थियों को पुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके वो फीडबैक वाली चीज़ें इसका नहीं है, क्योंकि अगर फीडबैक होता तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता। मैं बोली अभी कि असेसमेंट ऑफ जो लर्निंग होता है वो कितना फीडबैक, मतलब कितना ज्ञान बच्चे ने लिया है वो होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचिंग टाइम पे चलता रहता है ये। फिर विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक तय या पैमाने पर करना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या बोल रहा है? प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए, ये देखिए पूरा पढ़िएगा, इसीलिए देखिए गलत हो रहा था, ये ऑप्शन थर्ड वाला ही सही होगा, क्योंकि ये आगे आगे जो जोड़ा है इसकी वजह से सही हो रहा है। उपयोग उनके अधिगम में सुधार, ये जो लर्निंग है ना, लर्निंग वाले प्रोसेस, उसमें जो सुधार हो रहा है, इसकी वजह से ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसमें कंपेरिजन वाली चीजें हैं, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, कि इसमें जो लर्निंग है उस पर सुधार करना, इसके बाद प्रतिपुष्टि देना। नेक्स्ट देखते हैं, पहले सुधार वाली चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ऐसा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसे जो किस एज में आएगा? 2 से 7 ईयर का। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ये 7वीं वर्ष में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, 7 वर्ष में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी आलोचना क्यों की? क्योंकि नारीवाद दृष्टिकोण से की। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, फार में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? अहम केंद्रिता वाली भावना होती है, मतलब सेंट्रेशन होता है, बच्चा खुद को ही सब कुछ समझता है, वो अदर जो सोशलाइजेशन, जो सोशल वाली चीज़ें होती हैं, फैमिली वाली चीज़ें, सबको इग्नोर करता है, सबकी उपेक्षा करता है, निगलेक्ट करता है, और खुद को ही सेंटर समझता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, सेंट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, जो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने, देखिए एक स्थिति पे ध्यान केंद्रित करता है, दूसरों की क्या कर रहा है? उपेक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, सेंट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या हो जाती है? धीमी हो जाती, थोड़ी स्थिर हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है? सोच क्या होता है? आत्म केंद्रित हो जाता है। अभी बताई थी ना, अहम केंद्रिता वाली भावना आ जाती है, किसमें है? स्थिर और आत्म केंद्रित, इसमें सेकंड वाले में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, सोच क्या हो जाती है? आत्म केंद्रित हो जाती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या हो जाती है? ये यहाँ पे तो एकदम रुक सी जाती है, स्थिर ही हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है? थोड़ी धीमी चलने लगती है, शुरू हो जाती है लेकिन धीमी रहती है। और फिर क्या होता है?
और सोच कैसी हो जाती है, तार्किक हो जाती है। अभी क्वेश्चन आया था ना, तार्किक सोच किसमें होता है, तो वो मध्य वाले अवस्था में होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल वो होता है, ग्रॉस मोटर स्किल वो होता है जिसमें हमें ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा हो, फिजिकल मूवमेंट क्या हो, ज़्यादा हो। और सूक्ष्म कौशल वो होते हैं जिसमें केवल थोड़ा सा हाथ हिलाना हो, थोड़ा सा पैर हिलाना हो, ऐसे हो, जैसे लिखना है, बुनाई करना है, काटना है कोई चीज़, तो ये सब क्या होते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल। और जिसमें ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट हो वो स्थूल ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, तैरने में हाथ पैर ज़्यादा मारना होगा। ये स्विमिंग वाली चीज़ें हैं, वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, भौतिक वृद्धि एवं विकास, विकास के क्या होती है? शीर्षगामी होगा ना, भौतिक वृद्धि भी और विकास, सिर से शीर्षगामी विकास उसे बोलते हैं जो सिर से पैर की तरफ जाए, तो शीर्षगामी हो जाएगा, पहला सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्या होता है, समीपस्थ होता है, और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। समीपस्थ विकास वो होता है जैसे ये बॉडी है, सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है, आंतरिक से बाहर की तरफ, जो सेंटर होता है यहाँ से बाहर की तरफ जब विकास होता है तो उसे समीपस्थ बोलते हैं। और शीर्षगामी जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ही है ना, हाँ सेकंड ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। ये पूछा जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब, इंटेलिजेंस अगर का असेसमेंट हो रहा है तो मतलब इंटेलिजेंस जो होता है वो 360 डिग्री में होता है, मल्टी डायमेंशनल में होता है, मतलब इधर भी कोई डायरेक्शन छोड़ता नहीं है। जैसे स्पोर्ट है, कम्युनिकेशन है, टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें हैं, और सोशलाइजेशन है, ये सब चीज़ें सारी इसमें विकास इंटेलिजेंस में आ जाती है। इंटेलिजेंस का सब में यूज़ होता है। देखते हैं इसका क्या है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास कौन सा होगा, अंतर्वैयक्तिक होगा, ये इंट्रापर्सनल होगा। जिस अंतर्वैयक्तिक मतलब ये होता है, दर्शन शास्त्री क्या करते हैं, ये दर्शन लिखते हैं, कविता लिखते हैं, अपने अपने थॉट्स देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये खुद के बारे में ही घूरते रहते हैं, अपने आप में ही सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं खुद के बारे में, ये ज़्यादा दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो ये अंतर्वैयक्तिक है। और फिर है अंतर्वैयक्तिक प्रकार की इनके पास बुद्धि पाई जाएगी। और क्या है, और मूर्तिकार वो होता है या कोई चित्रकार हो जिसे पता हो कि हाथ कहाँ बनाना है, पैर कहाँ बनाना है, पेंटिंग कहाँ करनी है, तो इसे स्थान वाली चीजें होती। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, दिक स्थान और अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुभवात्मक अधिगम जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है किस पर बल देता है? ये बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण का। फिर है सीखने में पुनर्वर्ण की भूमिका का, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को खुद एक उत्पाद में देखने के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। आलोचनात्मक जो होता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें बच्चा क्रिटिकल चीज़ों के बारे में थिंकिंग करता है, तो ये होता है अनुभवात्मक चिंतन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में समस्या कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका होगा? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं इनको बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका होगा? तो स्थिर स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, ये गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर कठिन समस्याओं से बचने के लिए, समस्याओं से बचना नहीं है, फिर उन्हें समस्याओं के लिए तैयार समाधान उपलब्ध करना कराना नहीं। जब आप ही सब उपलब्ध करा देंगे बच्चा क्या सोचेगा, फिर उसकी तो क्रिएटिव माइंड नहीं हो पाएगा ना, वो इंगेज नहीं हो रहा है तो उसका कैसे क्रिएटिव माइंड माइंड होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन के लिए देना, बिल्कुल बिल्कुल उन्हें जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीज़ें होती है उन पे देना, और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, गेसेस लगाने के लिए उनको क्या करना, अपॉर्चुनिटी देना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। इसका है, बच्चों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारिता संलग्न हो, बिल्कुल सही है ये। फिर है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखते हैं, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, बिल्कुल ये तो सेल्फ मोटिवेशन की बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कैपेबल ऑफ लर्निंग होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? अधिगम के दौरान संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसमें बच्चे ग्रुप बनाते हैं, और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, सोशलाइजेशन होता है, ये महत्व देता है। वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन जो होता है, कैटेगराइजेशन भी कहीं ना कहीं महत्व देता है। फिर देखते हैं वैचारिकता, ये भी देता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है वो कहाँ से हेल्प करेगा, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उसे बोलते हैं गैर प्रासंगिकरण। ऑप्शन नंबर 19 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध, ये नहीं है,
अपनी खुद की थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिया की परिभाषा ये भी नहीं है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सब सारे नहीं है तो यही वो सही होगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? देख रहे हैं ना, आपकी समझ। ये इसमें क्या हो रहा है, बच्चे बच्चे को खुद की थिंकिंग के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। जो विफलता होती है उसके आंतरिक आरोपण का क्या उदाहरण है, चलिए देखते हैं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके, शिक्षक को बोल रहा है ना, वो शिक्षक को ब्लेम कर रहा है, आंतरिक नहीं है ये। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन बस फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि वो खुद को ही ब्लेम कर रहा है कि मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने क्या किया, इनफ स्टडी नहीं की। ऑप्शन बस सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आंसर दीजिए। इसमें से कथन को पढ़ना और सही विकल्प का आंसर देना है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के रूप में। बिल्कुल सही है। बहुत कम उम्र होती है जब उन्हें ये चुनते हैं। फिर है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर लड़की या लड़की के लिए उपयुक्त क्या माना जाता है इसके बारे में व्यवस्थित करते हैं। बिल्कुल, वो समाज जैसा उन्हें फील कराती है ना, उसी वजह से वो गुड़िया और लड़की कारों के साथ खेल रहे हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल उन्हीं के अनुसार बिहेवियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसमें हो जाएगा सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलेब्रेशन। ठीक है, इसमें इस सहकर्मी मतलब जो आपस में ग्रुप बनते हैं, साथ फ्रेंड्स होते हैं, क्लासरूम के बच्चे होते हैं, उनके साथ सहयोग करके सीखना, ये होगा लेविस। ये सामाजिकरण पे ध्यान देते ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, लेविस के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। आंतरिक वाक क्या होता है? इनर स्पीच। जो बच्चा आंतरिक वाक करता है क्या करता है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। ये ओन थिंकिंग जो होता है उनको क्या करता है? रेगुलेट कर। जब अपनी ही सोच के आंतरिक वाक मतलब खुद में ही बातें करेगा, खुद के बारे में ही सोचेगा, तो अपनी अपनी जो सोच है उनको तो रेगुलेट करेगा ही ना। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। जिंदा है मतलब जीववादी सोच है, क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? जीववादी चिंतन चिंतन है ये। ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? जो स्वाधीनता वाली स्टूडेंट होते हैं, ऑटिज्म जिसे बोलते हैं, अपने आप में ही बिजी रहना ऑटिज्म होता है ये। कल्पना को तथ्यों से अलग करने की क्षमता, उन्नत सामाजिकरण तो होगा ही नहीं। फिर है बार बार दोहराव आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड वाला, थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला सही होगा। ठीक है, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ये वाला सही है। ये क्या करेंगे? बार बार दोहराव करेंगे, क्योंकि खुद में ही लीन है तो बार बार दोहराव करेंगे। और आवर्ती व्यवहार ये जो होगा, रिकरिंग बिहेवियर भी होगा, रिपीटिशन इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक एरी होता नहीं, संकुचित होकर रह गए हैं। स्वलीनता वाली चीज़ अपने आप में ही लीन रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथन है और कारण पढ़ना है। चलिए देखते हैं। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उनके विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल, उनके जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनसे अवगत कराना चाहिए। और क्या करने के लिए? समालोचनात्मक चिंतन के लिए। फिर देखते हैं, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच में बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक। हाँ, समालोचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तभी आएगी जब वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से डिबेट करेंगे, बहसबाजी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये सब चीज़ें समालोचनात्मक चिंतन और ये जो रचनात्मक रूप से है इनमें जो है क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल, जब मान लीजिए ए बी दो स्टूडेंट है, ये कुछ बताएगा, ये कुछ बताएगा, तो इसे पता चलेगा मेरे अंदर कितना नॉलेज है, इसके अंदर कितना नॉलेज है। तो क्या होगा? अपनी क्षमताओं के बारे में भी पता लगाते हैं। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना नहीं, यंत्रवत याद करना। ये गलत है, रटना भी, यंत्रवत याद करना भी। समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग वही अभी मैं बताई थी आपको,
एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, बातें करना, अपने बारे में जानना और जो जटिल समस्याएँ होती हैं, उनके बारे में जानना, ये सब होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या कर रही है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर थर्ड फर्स्ट वाला सही है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाए और इसलिए क्योंकि सामान्य चीज़ें तो उन्हें आ रही हैं, जो चीज़ें उन्हें आ रही हैं उससे जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, वहाँ तक आप जब जोड़ेंगे तो ये वो सबसे ईज़ी वे होगा और वो आसानी से सीख भी जाएँगे। तो यही ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट है। फर्स्ट वाला सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, जो विद्यार्थियों में सीखने की शैली होती है, इनमें जो विविधता होता है, ये इसमें क्या होगा? इसका को महत्व दिया जाना चाहिए, बिल्कुल इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जो वेरिएबिलिटी होती है और क्या होता है, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। जो डाइवर्सिटी होती है, उसका हमेशा रिस्पेक्ट करना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, सोशलाइजेशन होता है उनका, लैंग्वेज सीखते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।